नमस्कार। आज हमने चर्चा के विषय के रूप में पंचायती राज सिस्टम या पंचायती व्यवस्था जो भारत में है उसे चुना है और इसको चुनने का आधार है वर्तमान में कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान जिस प्रकार ग्रामीण भारत में पंचायतों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से उभर के आ रही है। हम देख रहे हैं कि कई राज्यों में, स्पेशली दक्षिण भारतीय राज्यों में, केरल, कर्नाटक आदि में पंचायतों ने किस प्रकार से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। इसी के साथ यह भी आजकल चर्चा में एक विषय बन गया है कि ये बेहतर समय आ चुका है कि हम पंचायतों की इस शक्ति को, इस ऊर्जा को भविष्य में और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें। ग्राम स्वराज का जो सपना गांधी का था उसे यथार्थ के रूप में परिवर्तित करने के लिए। तो ये सब हमारी चर्चा का विषय है जिसके आधार पर हमने रखा है। आज हम चर्चा करेंगे पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, भारत में पंचायती राज सिस्टम की संरचना, स्ट्रक्चर क्या है, पंचायती राज सिस्टम के भारत में साइलेंट फीचर्स क्या हैं, प्रमुख बिंदु क्या हैं, इसके अलावा पंचायती सिस्टम की भूमिका क्या होती है, रोल क्या होता है, फंक्शंस क्या होते हैं, और इस सिस्टम में वर्तमान में किन किन प्रकार के इश्यूज या मुद्दे जुड़े हुए हैं, इस विषय से जुड़े हुए हैं, और साथ में क्या चुनौतियां हमारे पंचायती व्यवस्था को झेलनी पड़ रही हैं। हम अंत में इस पूरी समस्या से क्या हमें प्रयास करने चाहिए ताकि हम अपनी पंचायती राज को और अधिक अर्थपूर्ण बना पाएँ, उसे और अधिक शक्तिशाली बना पाएँ, एम्पावर कर पाएँ, वो कौन से आवश्यक कदम हैं उनको भी चर्चा में शामिल करेंगे। और सबसे अंत में मेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं पंचायती राज से बीते कुछ सालों में, हम उनके स्ट्रक्चर को भी आज चर्चा में रखेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि पंचायती राज व्यवस्था जो शब्द है ये भारत में कोई नया शब्द नहीं है। हम यदि भारतीय इतिहास को देखें तो आदिकाल से, अर्थात शुरुआत से ही ऋग्वैदिक काल से हम देखते हैं कि पंचायत व्यवस्था भारत में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भिन्न भिन्न स्ट्रक्चर के साथ मौजूद रही है। और इनफैक्ट आज़ादी के बाद भी ये व्यवस्था जारी रही। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी डीपीएसपी में पंचायती व्यवस्था के लिए प्रावधान किया गया है, रखा गया है कि एक पंचायती व्यवस्था रखी जाएगी। और उसी के अनुरूप आज़ादी के बाद 1960 के दशक में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का ही विकास 1959 में हम देखते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत को मैं निकल के आता है। मैं एक शॉर्ट इतिहास ले रहा हूँ, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ क्योंकि मेरा जो मुख्य विषय है वो वर्तमान में पंचायती व्यवस्था में क्या चुनौती आ रही है वहाँ पे हम केंद्रित रहेंगे। तो ये जो व्यवस्था है, कहने मतलब ये रहा कि ये जो व्यवस्था है ये किसी न किसी रूप में भारत में मौजूद रही और आज़ादी के बाद भी हमने इसको बनाए रखा। लेकिन इस व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण जो समय आया या भूमिका निकल के आई वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स रही, जो कि 1992 में किया गया था। ये जो पीआरएस पंचायती राज सिस्टम जो है ये पूरे भारतवर्ष के लागू होता है और इसके दो मूलभूत भाग हैं, एक जो ग्रामीण भाग के लिए है और एक जो शहरी भाग के लिए है। हमारी जो पंचायती व्यवस्था में इन दोनों ही भागों को रखा गया है। कई लोगों को लगता है कि पंचायती व्यवस्था का संबंध केवल और केवल ग्रामीण पंचायत से है, लेकिन पंचायत व्यवस्था के दो भाग हैं, एक शहरी और एक ग्रामीण। शहरी भाग को हम नगरपालिका के रूप में जानते हैं और ग्रामीण भाग को हम पंचायतों के रूप में जानते हैं। तो यदि कोई बोलता है पंचायती राज व्यवस्था, तो आपको दोनों ही व्यवस्थाओं को उसमें शामिल मानना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था की, तो फिर हम जो ग्रामीण पंचायत व्यवस्था हमने अपनाई है, त्रिस्तरीय जो हमने 3 लेवल रखे हैं, हम उस पर फिर अपने आंसर को लेके जाएंगे। तो यदि आपको मेंस में इसको ध्यान रखना है कि वो किस कॉन्टेक्स्ट से पूछ रहा है और आपको एक्सप्लेन करना है पूरी चीज़ को, ताकि स्पष्ट रहे कि हम इन अंतरों को समझ पा रहे हैं। तो हमने देखा कि 73rd 74th अमेंडमेंट से जो संविधान संशोधन किया गया उससे वास्तव में व्यवस्था एक संवैधानिक संस्था के रूप में निकल के आई 73rd 74th अमेंडमेंट से।
और इन संशोधनों के द्वारा हमारे संविधान में एक एक शेड्यूल अनुसूची भी जोड़ी गई, जिसमें वो अधिकार जो राज्य सरकार से ट्रांसफ़र करने थे पंचायतों का, उसका उल्लेख है। वो कौन कौन से विषय हैं जो पंचायतों को राज्य सरकारों से दिए जाने चाहिए या देने हैं, उन सब का जिक्र इन अनुसूचियों में, इन शेड्यूल में हमको मिलता है। इसी प्रकार से 74th अमेंडमेंट से शहरी भारत के पंचायती राज की व्यवस्था की गई और उनको न्यायपालिक नाम देकर उन्हें कौन कौन से विषय मिलते हैं राज्य सरकार के माध्यम से, उसका भी एक शेड्यूल बना के प्रावधान किया गया। इस तरह हमारी ये पूरी व्यवस्था निकल के आती है। चर्चा में हम देखते हैं कि जो 73rd अमेंडमेंट लागू हुआ, ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। देखिए अमेंडमेंट तो हुआ 1992 में, बट ये लागू हुआ, वो तारीख इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के एग्जाम के पूछ लेता है। तो 24 अप्रैल 1993 जो ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था है, और इसी प्रकार से शहरी पंचायत व्यवस्था 1992 में कानून तो आया था 74 अमेंडमेंट, लेकिन ये कानून लागू हुआ 1 जून 1993 से। तो इस प्रकार से इस संवैधानिक संशोधन 73-74 से पंचायत व्यवस्था को भारत में एक संवैधानिक समर्थन, संवैधानिक उसको दर्जा मिल गया और संविधान में इसका प्रावधान कर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र में जो पंचायती की व्यवस्था है हमारे यहाँ, उसमें 3 स्तर हैं। जैसे सबसे नीचे ग्राम पंचायत विलेज लेवल पर, उसके ऊपर हम देखते हैं ब्लॉक पंचायत और या तालुका पंचायत जो कि ब्लॉक के स्तर पर होती है, और तीसरा सबसे ऊपर है जिला पंचायत जो कि जिला के स्तर पर कार्य करती है। तो इस प्रकार से यदि जिले को हम एक प्रशासनिक इकाई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट मान लें, तो जो हमारा 3 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है, ये इस पूरी जिला प्रशासनिक इकाई के अंतर्गत विभाजित है, तीनों स्तर। तो हमने जो ग्रामीण पंचायत राज की संकल्पना की है, वो मूल रूप से जिले को या डिस्ट्रिक्ट को एक इकाई मान के की है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इस तरह की हमारी संकल्पना है। जिले को हमने 3 स्तरों में रखा है और वहाँ पे हमने इसको माना है कि ये जो व्यवस्था हमने की है ग्रामीण क्षेत्र पंचायत व्यवस्था की 3 स्तरीय, इसको लेके सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सबसे निचले स्तर की, वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो उसका स्ट्रक्चर है, हम वहाँ चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं चाहता हूँ कि वो आप थोड़ा फोकस सकें कि जो 3 स्तरीय व्यवस्था है, इस व्यवस्था का जो प्रभाव है बहुत महत्वपूर्ण है। आपको जान के ताज्जुब होगा कि यदि पूरे भारत में हम ग्राम पंचायत देखें तो लगभग ये 2.5 लाख के आसपास बैठती हैं, और ब्लॉक पंचायत लगभग 6,000 के आसपास, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत लगभग 595 के आसपास। तो कुल मिला के 2.5 लाख से अधिक इस ग्रामीण पंचायत व्यवस्था का आकार है। तीनों को यदि मिला दिया जाए तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि क्योंकि इससे हम लगभग जैसा कि टेबल देख रहे हैं 31 लाख से अधिक जनप्रतिनिधि ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था में भाग ले रहे हैं। ग्रामीण भारत में 30 लाख से अधिक जनप्रतिनिधि हमने इस व्यवस्था के तहत रिप्रेजेंट कर दिए हैं, स्थापित कर दिए हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रामीण प्रतिनिधित्व है। रूरल रिप्रेजेंटेशन इससे बड़ा कोई भी नहीं होता जो हमारे इंडिया में है। और ये भारत का लोकतंत्र को लेके जो हमारा संकल्प है, कमिटमेंट है, उसको साबित करने का, उसको समझने का इससे बेहतरीन उदाहरण नहीं होता किस प्रकार हम संघवाद को सबसे अनोखे रूप में 3 स्तरीय की व्यवस्था में केंद्र, राज्य और फिर नीचे ग्रामीण या हम कहें कि स्थानीय, लोकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में भी शामिल करते हैं। और इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि इससे जन भागीदारी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन जो हम चाहते हैं उसको हम कर पा रहे हैं, और ये अपने आप में एक
बहुत बड़ा उदाहरण है पीपल्स पार्टिसिपेशन का दुनिया में नीति निर्माण और गवर्नेंस, शासन आदि में। इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि यदि हम फिगर्स देख रहे हैं तो आप ध्यान से देखो, परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन्स तीनों ही लेवल की जो ग्रामीण पंचायत स्तर है, ग्राम, ब्लॉक और जिला, हम देख रहे हैं लगभग 50% के आसपास महिला इसमें जो है प्रतिनिधि चुन के आई हैं। तो एक रूप में ये व्यवस्था ना सिर्फ लोकतांत्रिक है बल्कि ये महिला सशक्तिकरण, वुमन एम्पावरमेंट को भी इस व्यवस्था से बल मिला है। इस व्यवस्था के दो आयाम हो गए, एक जन भागीदारी, लोकतंत्र का और अधिक सरलीकरण, या हम कहें कि विकेंद्रीकरण या डिसेंट्रलाइजेशन, शक्तियों का और ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन, और दूसरा महिलाओं को इस व्यवस्था से लाभ, अर्थात महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी साबित हो रही है हमारे जो है स्थानीय शासन में या हमारे कुल शासन में। तो ये एक बहुत ही रोचक उदाहरण है, और इसमें वो महिलाएं जो जमीनी स्तर की कार्यकर्ता हैं उनको हम एम्पावर्ड कर रहे हैं। तो ये इस रूप में अधिक है, जो हाशिए पे है, जो मार्जिनाइज्ड है, उनको इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो ये इसका कुछ निष्कर्ष निकल के आया, जो महत्वपूर्ण बातें थी वो ये। अब इन पंचायतों को हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे नीचे जो आता है वो आता है आपका ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत एक या एक से अधिक गाँव को मिलाकर ग्राम पंचायत बनती है, और इसमें जितने भी रजिस्टर्ड लोग हैं गांव के, जो कि वोट डालने के हकदार हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वो सब से मिलके ही ये ग्राम पंचायतों को चुना जाता है। और जितने भी लोग उस इलाके के रजिस्टर्ड मतदाता हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं, वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं, वो ग्राम सभा के मेंबर बनते हैं, और ग्राम सभा चुनती है ग्राम पंचायत को। तो समझना ऐसे है कि ग्राम पंचायत जो है इसमें रिप्रेजेंटेटिव चुन के आते हैं, और उन रिप्रेजेंटेटिव चुनती है ग्राम सभा, और ग्राम सभा एक तरह की गांव की संसद है, समझ लीजिए आप, एक जनरल असेंबली है जिसमें गांव के सभी लोग जो भी वयस्क हैं, 18 वर्ष से अधिक आयु के रजिस्टर्ड वोटर हैं, वो सब ग्राम सभा में आते हैं। और ग्राम सभा को ही हमने शक्ति सौंपी है, और ग्राम सभा जो है चुनती है मेंबर्स को, और उन मेंबर से मिलकर बनता है ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत एक तरह से एग्जीक्यूटिव कमेटी है ग्राम सभा की, ऐसा समझ लिए, उसकी कार्यपालिका कमेटी के रूप में है, और इसका चुनाव डायरेक्ट होता है। इसमें एक चीज नहीं कि जो ग्राम सभा है इसकी बैठक साल में सामान्य रूप से 2 बार होती है, और ग्राम सभा की बैठक में, मतलब गांव के तमाम लोगों की बैठक में, ग्राम पंचायत पिछले साल के इनकम, एक्सपेंडिचर आदि का ब्यौरा, हमारी जो फ्यूचर की प्लानिंग है, योजनाएं हैं, इन सब की जानकारी, ये तमाम बातें वो लोग रखते हैं। ये मैंने यहाँ पे पॉइंट रखा भी है किस प्रकार से काम होगा, बैठक होगी इनकी। तो ये एक तरह से ये स्थिति है, और ये परमानेंट यूनिट है। बाकी सब 5 साल के लिए है, ग्राम पंचायत परमानेंट नहीं है, समय हुआ डाइल्यूट हो जाएगी बाद में, है ना। तो ये जो है साल में 2 बैठक होगी, इसमें वो आगामी योजना आदि चर्चा होगी। उसकी मदद करने के लिए पंचायत अधिकारी भी होंगे इस बैठक में, साथ में गांव विकास अधिकारी जो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेंगे। तो सबसे निचले स्तर पे ग्राम पंचायत हो गई, जो कि गांव के विकास के लिए काम करेगी, और उन विषय पे काम करेगी जो शेड्यूल 11 के तहत उन्हें सौंपे गए राज्य सरकार के द्वारा। तो ये हो गई इंटरेस्टिंग बातें ग्राम पंचायत के बारे में, और बाकी चुनाव पद्धति वगैरह हम बाद देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। अब हम आते हैं ब्लॉक पंचायत। ब्लॉक या तालुका, ये अगला स्तर है पंचायत का।
और कई जगह इसको बोलते हैं क्षेत्र पंचायत। ये ग्राम पंचायत के ऊपर होती है। सारे राज्यों ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। जहाँ पे जनसंख्या, छोटे राज्य वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे जनसंख्या एक सीमा से अधिक है उन्हीं राज्यों में ब्लॉक पंचायत है, और इसके भिन्न भिन्न नाम मिलेंगे भिन्न भिन्न राज्यों में। तो ये जो पंचायत है इसको आप बेसिकली समझ लीजिए एक तरह से लिंक का काम करती है ग्रामीण, इसके नीचे की जो ग्राम पंचायत है उससे, और ऊपर की जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है उसके बीच में लिंक के रूप में ये काम करती है। केवल 15 राज्यों ने ही इसको स्वीकार किया है। यूपी में इसको क्षेत्र पंचायत बोलते हैं, एमपी में जनपद पंचायत बोलते हैं, कर्नाटक में तालुका पंचायत बोलते हैं। तो भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नाम होते हैं। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं लगभग 20 के आसपास के मेंबर होंगे, सरपंच, उप सरपंच आदि। और इनका जो चुनाव हुआ डायरेक्ट होगा। और डायरेक्ट कैसे होगा? पूरा जो ब्लॉक है, ब्लॉक के अंदर गांव होंगे, तो पूरे ब्लॉक में जो जितने गांव हैं उनकी ग्राम पंचायत है। तो जो ग्राम पंचायतें हैं ब्लॉक के अंदर वो मिलके इनका निर्वाचन करेंगी, और इसका जो प्रमुख होगा उसका निर्वाचन किया जाएगा ग्राम पंचायत आदि के द्वारा, जिसमें कुछ चेयरपर्सन, जिसमें बाकी मेंबर्स भी होंगे। इसमें सांसद, विधायक, प्रदेश सदस्य होते हैं ब्लॉक पंचायत में। और प्रदेश मतलब जो भी सांसद विधायक हुआ वो इसका मेंबर ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इस रूप में काम करेगा यहाँ पर। तो ये पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पॉइंट्स लिख दिए इसके अंदर। 5 वर्ष चुनाव चुना जाएगा, और एक प्रकार का ये ब्रिज के रूप में काम करेगी, जैसे हमने पहले कहा ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच में। देन 30 सबसे ऊपर खसता है जनपद पंचायत, या सॉरी डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला पंचायत। ये सर्वोच्च स्तर है। इसमें सदस्यों का चुनाव जो होगा वो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन प्रधान का निर्वाचन इनडायरेक्ट होगा। प्रमुख जो होगा उसका इनडायरेक्ट होगा। और यहाँ पर इनका मेन काम होगा कि ब्लॉक पंचायत और जिला गवर्नमेंट पंचायत सभी काम सुचारू रूप चल रहे हों, ये देखे करेगी जिला पंचायत। डीएम भी जिला पंचायत के काम को कोऑर्डिनेट करवाता है, और यदि उसे लगता है कि जिला पंचायत सही काम नहीं कर रही तो डीएम उसको फिर भंग करने के लिए भी प्रतिवेदन भेज सकता है। तो इस प्रकार से जिला पंचायत काम करती है। इसके अलावा इसमें सीईओ को अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, इसके एडमिनिस्ट्रेशन काम के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है उस सब के देखभाल के लिए। तो ये पूरा हमारे यहाँ पंचायती राज की संरचना हो गई।